यार वेलकम टू अचीवर अकेडमी। एक बार फिर से आप सभी का अचीवर अकेडमी पे स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन के 30 इंपॉर्टेंट सवाल जो कि प्रीवियस ईयर हैं यानी कि 2026 के पेपर में पूछे गए सवालों को हम लोग यहाँ पर हल करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए। हाँ, पहला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन से मिजोरम के विशेष नृत्य रूप में चेरा से इस्तेमाल होते हैं, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड फॉर द चेराव स्पेशल डांस फ्रॉम द मिजोरम। तो आपको बताना है कि मिजोरम का स्पेशल डांस चेराव किसके लिए होता है, कैसे होता है। तो पहला है मिट्टी के घड़े और लकड़ियों की डंडियों पर, या फिर बांस की डंडियाँ कॉमर ढोल पर, या फिर सीढ़ी और ढोल, या बांस की डंडियाँ और बांसुरी पर। आपको बताना है इनमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो हमारा बी वाला यानी कि बांस की डंडियों और ढोल पर। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 62। यहाँ पर कहा गया है, निम्नलिखित में से एक उत्पाद पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम द पेट्रोल। आपको बताना है इनमें से कौन सा उत्पाद जो कि पेट्रोल से प्राप्त नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन है हमारा केरोसिन, दूसरा है मोम यानी कि वैक्स, या फिर ग्रीस, या फिर हमारा हो जाएगा जेट्रोपा तेल। आपको बताना है इनमें से कौन सा नहीं होता है, तो बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि जेट्रोपा तेल। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 63। यहाँ पर कहा गया है, वीवर पक्षी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। वीवर पक्षी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है हमारा, ये केवल दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं, या फिर दूसरा वाला हो जाएगा ये निशाचर यानी कि रात के पक्षी हैं, या फिर तीसरा हो जाएगा हमारा, मादा और नर वीवर पक्षी दोनों मिलकर के खूबसूरत घोंसला बनाते हैं, या फिर चौथा स्टेटमेंट है इसका, मादा वीवर पक्षी जो क्या करता है, घोंसला जो घोंसला सबसे अच्छा लगता है उसमें ही वह अंडे देती है। जो फीमेल वीवर है वो क्या करती है, जो घोंसला उसको सबसे अच्छा लगता है वहीं पर अपने अंडे देती है। तो आपको बताना है इनमें से इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सही स्टेटमेंट कौन सा होगा। तो सही हो जाएगा हमारा चौथा वाला। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर प्रश्न नंबर 64। इसमें देखते हैं क्या दिया गया है। विच मॉइस्ट ब्रेड इज केप्ट इन अ क्लोज कंटेनर फॉर द 3-4 days और ग्रेनिश ब्लैक पैचेस ग्रो ऑन अ ब्रेड। एक मिनट, द ग्रेनिश पैचेस ग्रोइंग ऑन इट्स, मतलब यहाँ पर कहा गया अगर गीली ब्रेड को किसी बंद डिब्बे में 3 से 4 दिन के लिए रखा जाए, ब्रेड पर कुछ हरे काले धब्बे दिखते हैं, उस पर हरे काले धब्बे हैं, किस चीज़ के हैं, मशरूम के हैं, जीवाणु के हैं, या फिर खमीर के हैं यानी कि यीस्ट के हैं, या फिर ब्रेस्ट मोल्ड यानी कि ब्रेस्ट मोल्ड के हैं। तो आपको बताना है यहाँ पर इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो किसके दिखेंगे आपको, तो वो दिखेंगे हमारे ब्रेड मोल्ड के जो धब्बे होंगे, वो ऑप्शन नंबर 4 वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, दिखेंगे आपको। अगला है हमारा प्रश्न नंबर 65। चलिए देखते हैं इसको। यहाँ पर कहा गया आपको मैच द कॉलम है, क्लासिकल डांस दिए गए हैं और स्टेट दिए गए हैं, मतलब कौन सा डांस किस स्टेट से एसोसिएटेड है आपको बताना है। तो पहला हमारा है भरतनाट्यम, दूसरा है कथक, और फिर है मोहिनीअट्टम और कुचिपुड़ी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि सही आंसर कौन सा होगा। तो भरतनाट्यम आप जानते हैं कहाँ का है, तमिलनाडु का है। तो पहले का फोर्थ ये दोनों ही नहीं हो सकते। पहले का फोर्थ कहाँ पर है, चौथे वाले में, तो यानी कि हमारा चौथा वाला ही बिल्कुल सही हो जाएगा, हमारा फोर्थ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। कथक कहाँ का हो जाएगा, कथक हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश का। कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का, बी का थर्ड हो जाएगा। और जो हमारा मोहिनीअट्टम है ये केरला का है, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। ध्यान रखना, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, और कथक तो जानते ही होंगे आप, कथक कहाँ का है, अपने यूपी का है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला हमारा है बॉर्डरिंग स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। आपको बताना है कि बॉर्डरिंग स्टेट मध्य प्रदेश, मतलब मध्य प्रदेश के साथ बॉर्डर स्टेट कौन कौन से साझा करते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका गुजरात, छत्तीसगढ़, बिहार, दूसरा है राजस्थान, गुजरात, या फिर हरियाणा, या फिर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, या फिर हमारा चौथा ऑप्शन हो जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड। तो आपको बताना है मध्य प्रदेश के साथ में कौन कौन से स्टेट अपनी बॉर्डर शेयरिंग करते हैं। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश करता है, महाराष्ट्र करता है, और गुजरात करता है। बिहार नहीं करता है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। और यहाँ पर भी जो है हरियाणा नहीं करता, ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, तो राजस्थान भी नहीं करता है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश भी करता है, महाराष्ट्र भी करता है, और गुजरात भी करता है। आगे चलते हैं। अगला हमारा है कंसिडर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कॉमन हाउसेज बिल्ड इन द पार्ट ऑफ आवर कंट्री, हाउस मेड अप ऑफ स्टोन वुड विद स्लैंटिंग रूफ। यानी यहाँ पर कहा गया है हमारे देश में किसी भाग में बने सामान्य घरों के नीचे दिए गए विवरण पर विचार करिए। पहला ऑप्शन है हमारा ढालू छतों वाले पत्थर अथवा लकड़ी से बने घर आपको कहाँ मिलते हैं, असम में मिलेंगे, लद्दाख में मिलेंगे, राजस्थान में मिलेंगे, या फिर हिमाचल प्रदेश में मिलेंगे। तो यहाँ पर बताना है आपको सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि हिमाचल में मिलेंगे। कैसे, ढालू छतों वाले पत्थर और लकड़ी से बने हुए घर। ठीक है, तो ये कहाँ मिलेंगे, हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 68। यहाँ पर कहा गया स्टेटमेंट दिए गए हैं,
देखिए यहाँ पर कुछ कथन और स्टेटमेंट कार्ड वाले क्वेश्चन दिए गए हैं, कथन वाले और कार्ड वाले। तो देखिए यहाँ पर पहला कथन दिया गया है, भीमबेटका गुफाओं और शरण के लिए प्रसिद्ध है, यह चट्टानी शरण नर्मदा के समीप है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया गया है वो दिया गया है कि जो भीमबेटका इज फेमस फॉर द केव एंड शेल्टर्स बिकॉज दीज रॉक शेल्टर्स आर द क्लोज टू द नर्मदा रिवर। तो देखिए स्टेटमेंट तो दोनों ही सही है यहाँ पर, लेकिन जो है ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है पहले वाले को, यानी कि आर इज़ नॉट एक्सप्लेन ए। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ अ करेक्ट, यानी कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। तो हमारा थर्ड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न नंबर 69, यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, देखिए इसको। यहाँ पर है, कोई डॉक्टर एक्स पर स्थित है और उसका क्लिनिक वाई पर स्थित है, चूँकि इन दोनों में स्थितियों के बीच में कोई सीधा सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले एक्स से ए पर जाते हैं। डॉक्टर कहाँ जा रहे हैं? एक्स से ए पर जा रहे हैं, और जो कि एक्स के ठीक दक्षिण में है, लगभग 250 मीटर दक्षिण में, यानी कि कैसा होगा, यहाँ पूरब, यहाँ पश्चिम, यहाँ उत्तर, यहाँ दक्षिण। तो एक्स से ठीक ए की ओर जाएंगे, जो कि कितना है 250। अगला हमारा है, आगे क्या कह रहा है, फिर बी पर जाते हैं जो कि ए से ठीक पूर्व में है। अब यहाँ पर आ गए हैं, फिर यहाँ से जा रहे हैं पूर्व की ओर, जो कि क्या है, ए से ठीक पूर्व में है, तो बी यहाँ पर होगा हमारा, जो कि कितना है 400 है। ये यहाँ पर कितना था, 250 मीटर था। आगे हैं, फिर सी पर जाते हैं जो कि बी के ठीक दक्षिण में लगभग, अब दक्षिण में है लगभग कितना है 125 मीटर, यानी यहाँ पर कहीं होगा। ठीक है, उसके बाद कहा गया है अतः वे वाई पर अपने क्लिनिक पहुँच जाते हैं, जो कि ठीक सी के पश्चिम में लगभग 650 मीटर है। तो सी के पश्चिम में इस साइड कितने दूर पर है, 650 पर है। तो यहाँ पर जब वाई पर क्लिनिक के सापेक्ष एक्स की डॉक्टर के घर से सही दिशा क्या है, आपको बताना है कि मतलब जो डॉक्टर का घर है उसके अकॉर्डिंग ये दिशा कौन सी होगी उनकी। तो एक बार फिर से देख लीजिए, डॉक्टर का घर यहाँ पर था और ये दिशा कौन सी होगी, डायरेक्शन वाली। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसे आप जब बनाएंगे तो आराम से कर लेंगे। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 70 वाला। यहाँ पर कहा गया है, चींटियों के बिल की देखभाल और सुरक्षा निम्नलिखित में से कौन करता है। पहला ऑप्शन है हमारा, सिपाही चींटी करती हैं चींटियाँ। दूसरा है हमारा, फेरो यानी कि राजा चींटियाँ करती हैं, या फिर तीसरा हो जाएगा, रानी चींटियाँ करती हैं, या फिर काम करने वाली चींटियाँ करती हैं। तो चींटियों के बिल की देखभाल और सुरक्षा निम्नलिखित में से कौन करता है, तो यहाँ पर करती हैं सिपाही चींटियाँ। हमारा पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा दिया गया, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर पहला स्टेटमेंट है हमारा, डॉक्टर बिमोट वह व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने प्रयोग से भोजन के पाचन के कई रहस्य खोले। या फिर ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड वाला होगा, उन्होंने यह पाया कि पाचक रसों का श्रवण करके हमारे पेट भोजन को बिलोता है और पचाता है। फिर या फिर तीसरा हो जाएगा, उन्होंने यह पाया कि हमारे पेट में पाचक रस क्षारीय होता है। या फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, डॉक्टर ब्रमोटा ने एक ही व्यक्ति के पेट पर 19 वर्ष तक प्रयोग किया। तो आपको बताना है यहाँ पर इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो देखिए, स्टेटमेंट नंबर सेकंड, यानी कि पाया जाता है हमारे पेट में बिलोता है और पचाता है, तो ये वाला भी तो बिल्कुल सही हो जाएगा। और चौथा वाला भी ये सही है कि उन्होंने जो है, सॉरी हाँ, चौथा वाला भी एकदम सही है कि उन्होंने 29 वर्ष तक प्रयोग किया था। तो हमारा पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी सेकंड और फोर्थ। अगला हमारा है, यहाँ पर इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, यहाँ पर दिया गया सही नहीं है। तो देखिए, पहला है हमारा, एक झुंड में सामान्यतः 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। दूसरा है, झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। तीसरा हमारा, हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। चौथा हो जाएगा हमारा, हाथी 24-25 वर्ष की आयु तक ही इस झुंड में रहते हैं। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पर गलत है हमारा चौथा वाला, ये जो है बिल्कुल गलत है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आ चुका है और कई बार एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो इससे पहले कि पीवाई की वीडियो अगर आपने ना देखी तो जा करके देख सकते हैं। अब तक वीडियो को लाइक ना किया हो तो कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अन्य इंपॉर्टेंट वीडियो हैं चैनल पर आपके सीटेट एग्जाम के लिए, उनको जरूर देखिए। जैसे कि 100 क्वेश्चन CDP के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, उनको देखिए, EVS के हैं उनको देखिए, हिंदी के भी कराए गए हैं उनको भी देखिए। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 73। यहाँ पर कहा गया है, गांधी जी अंग्रेजों द्वारा लगाए गए एक नमक कानून को तोड़ने के लिए 1930 में दांडी मार्च नामक एक लंबी यात्रा पर निकले। उन्होंने अपनी गुजरात से डैश में से यहाँ तक अपनी यात्रा की, मतलब आपको बताना है कि कहाँ से कहाँ तक की यात्रा की। तो पहला है, दांडी समुद्र तट से अहमदाबाद की, या अहमदाबाद दांडी समुद्र तट से, या फिर हमारा थर्ड वाला सही हो जाएगा, अहमदाबाद से गांधीनगर तक करी, या फिर गांधीनगर से साबरमती आश्रम तक करी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा इसका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा सही हो जाएगा, तो वो अहमदाबाद से दांडी समुद्र तट तक अपनी यात्रा की थी। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 74। यहाँ पर भी कथन और कारण दिए गए हैं, तो चलिए पढ़ते हैं इनको। एक मिनट, देखिए
यहाँ पर कहा गया कभी कभी शासक अपने आदेशों को इस तरह उत्तीर्ण करवाते हैं ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उनका पालन कर सकें। कारण क्या हो सकता है? क्योंकि कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजा और रानियां ने अपने कार्यों के विवरण और अभिलिखित करवाए हैं। तो आपको बताना है क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं या फिर दोनों ही गलत हैं या फिर दोनों सही हैं और जो है आर इसकी व्याख्या करता है। इन ऑप्शंस में आप जानते ही होंगे, ऐसे ही ऑप्शन बार बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो सही वाला हमारा हो जाएगा दूसरा वाला, यानी कि व्याख्या नहीं करता है, बाकी स्टेटमेंट दोनों ही सही हैं अपनी जगह पर, बट जो है ए नॉट एक्सप्लेन आर, सॉरी आर होना चाहिए यहाँ पर, आर नॉट एक्सप्लेन ए। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 75। यहाँ पर भी कुछ कथन वाले क्वेश्चन दिए गए हैं, तो चलिए पढ़ते हैं इसको। देखिए पहला अभिकथन है, सौर ऊर्जा या फिर ज्वारीय ऊर्जा नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं क्योंकि अन्वीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के नवीनीकरण के लिए हजारों वर्ष लगते हैं। इसको इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा इजी लगेगा आपको। देखिए जो सोलर एनर्जी है और टाइडल एनर्जी है आर कॉल्ड द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज बिकॉज नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज लाइक द थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू बी रिन्यूड। तो बताना है आपको इनमें से कौन सा इसका आंसर सही होगा। तो यहाँ पर भी बात बिल्कुल सही है और जो है ऑप्शन जो है एक्सप्लेन भी कर रहा है, यानी कि आर जो है एक्सप्लेन कर रहा है किसको, ए को। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट सही हैं और जो है सेकंड वाला पहले को एक्सप्लेन भी कर रहा है। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 76। यहाँ पर देखिए, देव कक्षा 5 में बच्चों को पर्यावरण मुद्दे सिखा रहा है। देव नाम का एक व्यक्ति है जो कि कक्षा 5 के बच्चों को पर्यावरण के मुद्दे सिखा रहा है। वह अपनी कक्षा के बच्चों को क्षेत्र भ्रमण के लिए लेकर जाता है। बच्चों के आकलन के लिए वह एक ऐसे आकलन के उपकरणों को उपयोग में लाना चाहता है जो कि स्पष्ट रूप से लिखित से मौखिक तक किसी भी प्रकार के बच्चों के काम के सभी घटकों में उपलब्धि मांडनियों को अंकित करते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा आकलन का उपकरण है? पहला हमारा है रेटिंग स्केल है, दूसरा हमारा है रूब्रिक्स है, या फिर शिक्षक के आख्यान है, या फिर हमारी चेकलिस्ट हो जाएगा। तो आपको बताना है यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा। तो सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि रूब्रिक्स। अगला हमारा प्रश्न नंबर 77। यहाँ पर कहा गया है, पर्यावरण मुद्दे के अध्ययन के लिए एक शिक्षक मच्छर के पेट की कहानी एक वैज्ञानिक की जुबानी बच्चों को सुनाता है। निम्नलिखित में से इस कहानी को पाठ्य पुस्तक में रखने का सबसे उपयुक्त कारण क्या है? तो पहला ऑप्शन है, बच्चों को ये कहानी क्यों सुनाएंगे, इसका मतलब क्या है, इसका सेंस क्या निकल रहा है। तो यहाँ पर है हमारा पहला, बच्चों को यह बताना कि वैज्ञानिक प्रक्रिया क्या है तथा बच्चे किस अथक प्रयास के उपरांत अपनी खोज को पूरा कर सकते हैं। या फिर दूसरा वाला हो जाएगा हमारा, माइक्रोस्कोप से बहुत छोटे छोटे जीवाणु देखे जाते हैं, या फिर मच्छरों से ही मलेरिया फैलता है, या फिर रेनॉल्ड रॉस को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार मिला था। तो आपको बताना है कि ये क्यों रखा गया है सिलेबस में। तो यहाँ पर आपको सही आंसर देना होगा। तो बताइए कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा पहला वाला ही निकला, यानी कि बच्चों को यह बताना कि वैज्ञानिक प्रक्रिया क्या है तथा वैज्ञानिक किस अथक प्रयास के उपरांत अपनी खोज को पूरा करते हैं, बच्चों को समझाना। ठीक है, तो ये हमारा पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 78। निम्नलिखित में से क्या अपने आसपास की दुनिया के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त नहीं होना चाहिए? पहला ऑप्शन है हमारा टीचर सेंटर्ड अप्रोच, दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटीज़ लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड वैल्यूज़, या फिर चौथा हो जाएगा हमारा चाइल्ड सेंट्रल अप्रोच, यानी कि शिक्षण केंद्रित उपागम, समस्या समाधान जैसे गुणों का विकास, सकारात्मक और अभिवृत्ति एवं मूल्यों का विकास, या फिर बाल केंद्रित उपागम। तो बताना है आपको कौन सा नहीं होना चाहिए इनमें से। तो कौन सा नहीं होना चाहिए? तो हमारा पहला वाला यानी कि शिक्षक केंद्रित उपागम, टीचर सेंट्रेड अप्रोच नहीं होना चाहिए, चाइल्ड सेंट्रेड होना चाहिए। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 79। यहाँ पर देखिए कथन दिए गए हैं दो। पहला हमारा है, एक ही विषय पर अलग समझ रखने वाले से वार्तालाप हमें ज़्यादा आलोचनात्मक दृष्टि से सोच पाने की जरूरत महसूस कराता है जिससे कि हमारा ज्ञान प्रस्फुटित होता है। तो ये स्टेटमेंट तो सही लग रहा है। अगला हमारा है, रचनावाद के अनुसार ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया मूलतः एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें दूसरों के विचार मान्यता एक अहम किरदार निभाती है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट्स दोनों ही सही हैं, लेकिन जो है आर जो है उसकी व्याख्या भी कर रहा है यहाँ पर। जब आप क्योंकि लगा करके देखेंगे तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं और आर जो है एक्सप्लेन कर रहा है ए को। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 80। देखिए, निम्नलिखित में से क्या बच्चों के लिए के द्वारा पर्यावरण के अध्ययन का एक उद्देश्य होना चाहिए? नीचे दिए गए विकल्पों को चुन करके इसे उत्तर के रिक्त स्थानों को भरना है आपको। तो बच्चे डैश समझ व दक्षता से संवर्धन करना जिससे कि उसे डैश तथ्यों के प्रति जिज्ञासा जागरूक हो जो कि डैश परिवेश में शुरू करके डैश परिवेश की ओर जाने में सहायक रहते हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा मनोज्ञात्मक, पारिवारिक, सामाजिक और प्राकृतिक, मतलब यहाँ पर क्या फेल हो जाएगा। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा इसके लिए सुटेबल आंसर होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, जब बच्चों की कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, बच्चों की भावनात्मक
हाँ, बच्चों की क्या कैसी व्यवस्था होनी चाहिए? बच्चों की संज्ञानात्मक समझ व दक्षता में संवर्धन, जिससे कि उसमें सामाजिक कैसे होने चाहिए? सामाजिक तथ्यों के प्रति जागरूक हों, जो कि पारिवारिक परिवेश से शुरू करके कहाँ पर हों? विस्तारित परिवार परिवेश की ओर ले जाने में सहायक हों। यानी कि हमारा सेकंड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। पहले वाले कॉलम में आ जाएगा हमारा संज्ञानात्मक, दूसरे में आ जाएगा हमारा सामाजिक और तीसरे में हो जाएगा हमारा पारिवारिक और फिर आ जाएगा हमारा विस्तृत। ठीक है, तो ये वाला हमारा सेकंड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक पर्यावरण मुद्दे के अध्ययन में आकलन के लिए उपयुक्त नहीं है बताना है आपको। तो पहला ऑप्शन है हमारा चर्चा, या फिर अवलोकन, या फिर विश्लेषण यानी कि एनालिसिस, या चौथा हो जाएगा हमारा याद करना। तो आपको बताना है इनमें से इसका सही कौन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अप्रोप्रिएट इंडिकेटर फॉर द असेसमेंट इन द स्टडिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इशू। तो यहाँ पर हमारा चौथा वाला, इनके लिए याद करना कोई मतलब नहीं बनता है। आप चर्चा करिए, आप एनालिसिस करिए, आप ऑब्जर्वेशन करिए, तीनों ही बातें बिल्कुल सही हैं। अगला हमारा है एक अच्छा पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक हमेशा बच्चों के परिवेश से उदाहरण लेकर पर्यावरण के मुद्दों पर बात करता है। बच्चों का यह परिवेश उनके सीखने में बहुत मदद करता है। बच्चों का यह परिवेश डैश है, कैसा है? टर्सरी कॉन्टेक्स्ट है, सेकेंडरी कॉन्टेक्स्ट है, या फिर नेचुरल कॉन्टेक्स्ट है, या फिर प्राइमरी कॉन्टेक्स्ट है। आपको बताना है इनमें से इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा प्राइमरी कॉन्टेक्स्ट है। कैसा है? प्राइमरी। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 83। यहाँ पर देखिए, कठपुतलियों के द्वारा पर्यावरण से जुड़े बहुत सारे संदेश दिए जाते हैं, लेकिन इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह बच्चों को प्रशिक्षण दें, विशेष कौशल का विकास करें। कक्षा में कठपुतलियों के निर्माण के लिए शिक्षक के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी युक्तियाँ बच्चों को प्रेरित कर सकती हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा बच्चों के छोटे छोटे समूह बनाएं, जिससे कि उनके बीच से डर व हिचकिचाहट बाहर निकल जाए। यानी कि बच्चों में अलग अलग ग्रुप बनाइए, जिससे कि बच्चा अपनी कन्फ्यूजन को सॉल्व कर सके, उसके अंदर का डर खत्म हो जाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा पहला वाला। दूसरा है बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाने तथा सकारात्मक सोच के कौशल के विकास को बढ़ावा दें। और तीसरा हमारा स्टेटमेंट है कक्षा में बच्चों के लिए संचलित वातावरण का निर्माण करें। चौथा हो जाएगा कक्षा में कठपुतली निर्माण के लिए प्रतिस्पर्धा वातावरण का निर्माण करें। तो आपको बताना है कि इनमें से इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन तो सारे ठीक लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो एकदम परफेक्ट होगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पर जो हमारा पहला वाला और दूसरा वाला दोनों ही बातें बिल्कुल सही हैं, यानी कि थर्ड वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 84। यहाँ पर देखिए, एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में दिए गए थीम यात्रा अनुसार ऐतिहासिक इमारतों के माध्यम से बच्चों में पुराने समय की तकनीकी डिज़ाइन, धातुओं का प्रयोग आदि के प्रति समझ बनाई गई। इस थीम के द्वारा पर्यावरण के अध्ययन के कौन से समावेश उद्देश्य को प्राप्त किया जा रहा है। तो पहला हमारा है इमारतों का सर्वे कैसे किया जाता है, इसका प्रतिवेदन बनाया गया, या फिर ये होगा पहला ऑप्शन। या दूसरा हो जाएगा बाद की अवस्थाओं में मात्रात्मक कौशलों के विकास को ध्यान में रखते हुए अनुमान लगाने व मापने करने जैसे काम को एक प्रारंभिक चरण के रूप में सीखना। या फिर तीसरा हो जाएगा ऐतिहासिक इमारतों के नक्शे को भरना। या फिर चौथा हो जाएगा हमारा बच्चों को दिशाओं की पहचान कराने के अनुभव से जोड़ना। अब आपको बताना है इनमें से इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। पुरानी बिल्डिंग दिखा के बच्चों को क्या सिखाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा बाद की अवस्थाएं, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड वाला, बाद की अवस्थाएं मात्रात्मक कौशल के विकास को ध्यान में रखते हुए अनुमान लगाने व माप करने जैसे कामों को एक प्रारंभिक चरण के रूप में सिखाना, बच्चों को सोचने पर मजबूर करना कि कैसे हुआ होगा ये वो। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। अगला हमारा है 85 नंबर का सवाल। यहाँ पर कहा गया, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य चर्चा को बहुत अधिक समृद्ध और रचनात्मक केवल तभी बनाया जा सकता है जब यह मूर्त से अमूर्त की ओर सिद्धांत पर आधारित हो। निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन को सीखने के संदर्भ में मूर्त से अमूर्त के सिद्धांत को इंगित कर रहा है। तो पहला ऑप्शन है हमारा कक्षा के ज्ञान को बच्चों के अपने जीवन अनुभव से जोड़ा जाए। या फिर दूसरा हो जाएगा सबसे पहले बच्चे के प्रति बच्चे के प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण की व्याख्या की जानी चाहिए। या फिर बच्चे के प्राकृतिक वातावरण के संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया जाए। या फिर चौथा हमारा हो जाएगा बच्चों के ज्ञान निर्माण में बच्चों की सहभागिता पर बल दिया जाए। तो यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारे स्टेटमेंट सही होगा वो केवल पहला वाला, यानी कि कक्षा में ज्ञान को बच्चों के अपने जीवन अनुभव से जोड़ा जाए। बाकी जो तीनों स्टेटमेंट है ये सही नहीं है, तो हमारा सेकंड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न नंबर 86। यहाँ पर कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सा सूचक आकलन का क्षेत्र अभिव्यक्ति से संबंधित है। तो पहला हमारा चित्र द्वारा विचार व्यक्त करना, या फिर सहभागिता, या फिर परिकल्पना करना, या चौथा हो जाएगा हमारा अनुमान लगाना। तो यहाँ पर इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो हमारा सही हो जाएगा पहला वाला, यानी कि ए वाला। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 87। यहाँ पर अभिकथन और कारण दिए गए हैं, तो चलिए पढ़ते हैं। पहला यहाँ पर है पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के कार्यों को
सही या फिर गलत के रूप में आकलन नहीं करना चाहिए। बच्चों को अपने विचार अवलोकन की रिपोर्ट अपने स्वयं के अनुभवों को व्यक्त करने का मौका मिलना चाहिए। ऐसे अनुशासन राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 और 2013 के द्वारा की गई है। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है कि पर्यावरण में बच्चों के कार्यों को सही या गलत के रूप में आकलन नहीं करना चाहिए, उनको प्रमोट करना चाहिए, उनको अपनी थिंकिंग पर काम करने देना, उनको अपने हिसाब से जो है आकलन करने देना चाहिए। अगला हमारा है इसका कारण क्या हो सकता है। तो कारण वाला क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि लगाते हैं बीच में। क्योंकि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 और 2013 मतलब 23 बच्चों की गुणात्मक आकलन की सिफारिश करती है। तो यहाँ पर ये दोनों ही स्टेटमेंट कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है और जो है इसकी व्याख्या भी कर रहा है। आर जो है एक्सप्लेन कर रहा है ए को। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा, पहला वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है हमारा प्रश्न नंबर 88। यहाँ पर कहा गया पानी के साथ प्रयोग से बच्चों में विभिन्न कौशल का विकास होता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया है जो कि कौशल नहीं है। तो पहला हमारा है रिट्राइविंग फैक्ट है, दूसरा है एनालाइजिंग यानी कि विश्लेषण करना है, उसके बाद है हमारा चर्चा करना यानी कि डिस्कशन, ऑप्शन नंबर 3 है। या चौथा हो जाएगा निष्कर्ष निकालना यानी कि ड्राइंग कंक्लूजन। तो आपको बताना है इनमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा यानी कि तथ्यों को पुनः प्राप्त करना, पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि कौशल का हिस्सा नहीं है। बाकी विश्लेषण करना, चर्चा करना, निष्कर्ष निकालना ये सारे आते हैं। अगला हमारा प्रश्न नंबर 89। निम्नलिखित में से कौन सा भोजन से संबंधित उपकरण कक्षा 3 के बच्चों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है हमारा भोजन पकाना और परिवार के संग भोजन करना। मांसाहारी जानवर क्या खाते हैं, मांसाहारी जानवर क्या खाते हैं, जब भोजन खराब हो जाता है, या फिर चौथा हो जाएगा हमारा खेत से मंडी तक। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल सही वाला हो जाएगा हमारा पहला वाला ही, भोजन पकाना तथा परिवार के साथ में भोजन करना। अगला हमारा प्रश्न नंबर 90 जो ये है, देखिए यहाँ पर एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तकों में कई सामाजिक मुद्दों को रखा गया है, जैसे कि विद्यालय हो गया, घर हो गया, घर में कौन सफाई करता है, बच्चे पानी खाना किसे मतलब पानी खाना किसके साथ बांटते हैं। ऐसे सामाजिक मुद्दों के लिए पर्यावरण के अध्ययन का शैक्षणिक मतलब जो शिक्षण शास्त्र कैसा होना चाहिए। तो पहला हमारा है शिक्षक को क्या सही है और क्या गलत है के बारे में अपने विचार बच्चों पर नहीं लादने चाहिए। दूसरा हमारा दिया गया है बच्चों के अनुभव और विचार की मुक्त भागीदारी होनी चाहिए। ये दोनों स्टेटमेंट हमें सही लग रहे हैं, यानी कि दोनों ही बातें बिल्कुल सही हैं। बच्चों के अनुभव और विचारों को मुक्ति देनी चाहिए, मुक्त भागीदारी होनी चाहिए, मतलब वो खुल करके अपनी बातों को समझ सकें या अपना ऑब्जर्वेशन करके अपने विचारों को प्रकट कर सकें। अगला हमारा है प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर 3 जो कि कह रहा है ऐसे सामाजिक मुद्दों पर कक्षा में जरूर चर्चा होनी चाहिए परंतु बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला हमारा है बच्चे यह महसूस करते हैं कि ऐसे अनुभव केवल उन्हीं के साथ नहीं हुए हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट खास नहीं है और मतलब चौथा वाला तो हमारा सही है, लेकिन जो तीसरा वाला है ये हमारा गलत है। मतलब ये कह रहे हैं कि बहुत अधिक चर्चा नहीं होनी चाहिए, तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। तो पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही, जो कि किस ऑप्शन में हमारे पहले वाले यानी कि पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तीसरा वाला नहीं है जो कि कह रहा है कि कक्षा में जरूर चर्चा होनी चाहिए परंतु बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने कवर कर लिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना